हेलो फ्रेंड्स, हम अपने आज की वीडियो में सामाजिक अध्ययन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, उसे भी आप देख लीजिएगा। और जो आगे के क्वेश्चन है वो आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। देखिए, हमारा चैनल पूरी कोशिश कर रहा है कि आपका कोर्स टाइम से कंप्लीट हो जाए। जो भी क्वेश्चंस वगैरह नहीं हो पाए, मान लिया कोई टॉपिक रह गया है आपका, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हैं उनमें उन चीज़ों को कवर करा दिया जाए, ताकि आपकी पूरी तैयारी हो सके। तो आप पढ़ते रहिए, और जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हैं इनकी हम एक अलग प्लेलिस्ट बना देंगे, ताकि आपको वीडियो आसानी से मिल सके। जो एक नंबर के क्वेश्चंस हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव वगैरह, वो आप इनसे पढ़ सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम राजन और पवन दोनों की सीरीज़ कंप्लीट करा देंगे, टेंशन मत लीजिएगा और तैयारी करते रहिए अच्छे से। आप डीलेट से जुड़ी काफ़ी वीडियोस देखते होंगे यूट्यूब पर, तो हम बता दें कि उनकी वीडियोस में और हमारी वीडियोस में अंतर सिर्फ इतना है कि हमारे जो नोट्स होते हैं उनकी लैंग्वेज काफ़ी ईजी रहती है, और हम ऐसे ही नोट्स लिखते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके, और उनको आप अगर एक बार भी पढ़ लें तो आप अच्छे से आंसर दे सकें एग्ज़ाम में। ठीक है, तो उनकी लैंग्वेज काफ़ी इजी रहती है। अगर आपको नोट्स चाहिए हैं तो नोट्स सारे आपको पीडीएफ फाइल्स मिल जाएंगी। आपको जो भी टेलीग्राम चैनल है हमारा, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मिल जाएंगी। और आपके अगर कोई और भी डाउट्स हैं तो आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आप मैसेज वगैरह कर सकते हैं वहाँ पर और आसानी से पूछ सकते हैं। ठीक है, रिप्लाई तो हम सभी को देते ही रहते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कालिदास, जिन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम लिखी थी, ठीक है, तथा धन्वंतरी किसके दरबार के 9 रत्न थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम के थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के थे, स्कंदगुप्त के थे, या पृथ्वीराज चौहान के थे? तो आपको अच्छे से पता होगा कि किसके दरबार में 9 रत्न पाए जाते थे। तो वो थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है जी, गुप्त जो वंश था उसके ही एक शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, काफ़ी फेमस थे। इन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था, और इनके ही समय में चीनी यात्री फायान भारत आए थे। ठीक है, तो याद रखिए कि इनके शासनकाल में आए थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में चीनी यात्री फायान भारत आए थे। देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी यही है कि चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त? तो आंसर मैंने आपको बता ही दिया है, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, इसमें आंसर गलत लिखा हुआ है तो उस पर मत जाइएगा। ठीक है, जो भी बुक आपकी है ये, इसमें गलत दिया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में चीनी यात्री फायन भारत आए थे। तीसरा क्वेश्चन है कि विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हैं चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त? तो इसका आंसर भी आपको पता लग गया होगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय को हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। फिर अब भारत का नेपोलियन कहते हैं समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, या स्कंदगुप्त को? तो भारत का नेपोलियन हम कहते हैं समुद्रगुप्त को। ये आंसर आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त? तो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे आपके श्रीगुप्त। ये आंसर आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। श्रीगुप्त ने ही गुप्त वंश की स्थापना की थी, तो याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला औजार है भाला, कुल्हाड़ी, हंसिया या हथौड़ा? तो मनुष्य द्वारा पहला जो औजार बनाया गया था वो था आपका कुल्हाड़ी। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तांबा का, सोने का, एल्यूमिनियम का या प्लेटिनम का? तो मनुष्य ने सबसे पहले तांबा का यूज़ किया था, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सबसे पहले तांबा का यूज़ किया था। और लोहे का खोज कब किया था? तो जब आपकी वैदिक सभ्यता आ गई थी तब लोहे का खोज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवपाषाण काल में किस चीज़ का आविष्कार हुआ था? आग का, पहिए का, और व दोनों, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। मैं बता दूं कि पुरापाषाण सबसे पहले आया था, क्या नाम है, पुरापाषाण काल। ठीक है, और नवपाषाण काल सबसे बाद में आया था, फिर मध्यपाषाण काल आया, फिर नवपाषाण काल आया। पुरापाषाण काल में ही आग की खोज हो गई थी, लेकिन आग को प्रयोग करना कब आया था? तो आग को प्रयोग करना आया था आपको नवपाषाण काल में। ठीक है, तो आग की खोज कब हुई थी? पुरापाषाण काल में। और जो पहिया है इसकी खोज हुई थी आपकी नवपाषाण काल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वैसे इन्होंने सा दिया है और वा दोनों, तो आप याद रखिएगा कि आग का प्रयोग करने आया था नवपाषाण काल में, और पहिए की खोज हुई थी नवपाषाण काल में, जबकि आग की खोज हो गई थी आपकी पुरापाषाण काल में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, ये 3 रत्न थे। जैन धर्म के थे, बौद्ध धर्म के थे, या वैदिक काल के थे, या जैन और बौद्ध दोनों के थे? तो देखिए, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण अगर 3 रत्न पूछे जा रहे हैं तो ये थे आपके जैन धर्म के। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर बौद्ध धम्म और संघ पूछा जाए तो वो हो जाता है आपका बौद्ध धर्म का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी, जिनका बचपन का नाम वर्धमान था, का जन्म हुआ था वैशाली के कुंडग्राम में, कुशीनगर में, लुम्बिनी में, या अजमेर में? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था आपका वैशाली के कुंडग्राम में।
ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। याद रखिएगा कि महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली के कुंडग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिरामिड किस देश में है, यूनान में, रोम में, मिस्र में या सऊदी अरब में। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, आपको पता होना चाहिए कि पिरामिड किस देश में पाए जाते हैं। तो पिरामिड पाए गए थे आपके मिस्र देश में। सौ ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपने मूवी भी देखी होगी, द मम्मी करके मूवी आई थी जिसमें काफ़ी पिरामिड दिखाए गए थे, वो भी मिस्र देश में ही पाए जाते थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहिए का आविष्कार हुआ था पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल या धातु काल। तो ये भी मैंने आपको बता दिया था कि पहिए का आविष्कार कब हुआ था, नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। जबकि आग का आविष्कार कब हुआ था, तो पुरापाषाण काल में हुआ था। लेकिन आग का प्रयोग करना कब आया, तो वो आया था नवपाषाण काल में। फिर है गायत्री मंत्र का संबंध है ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या अथर्ववेद से। तो गायत्री मंत्र का संबंध है आपका ऋग्वेद से। ये आंसर आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या कितनी है, 18, 11, 13 या 12। तो याद रखिएगा पुराणों की संख्या है आपकी 18। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो 108 है। पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है। और वेद कितने हैं आपके, तो 4 वेद हैं। वेदांग कितने हैं, तो 6 वेदांग हैं, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध संघ और धर्म त्रिरत्न है, जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के, और वह दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु सभ्यता को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। और सिंधु सभ्यता की बात की जाए, हड़प्पा सभ्यता की बात की जाए, तो ये कौन सी नदी के किनारे बसा था, तो ये बसा था रावी नदी के किनारे। ठीक है, तो याद रखिए हड़प्पा सभ्यता बसी थी रावी नदी के किनारे, जबकि मोहनजोदड़ो बसा था आपका सिंधु नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, सिंधु, सतरुदी, सरस्वती या गंगा। तो सही आंसर है आपका सिंधु नदी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सबसे ज़्यादा वर्णन अगर किसी नदी का मिला है तो सिंधु नदी का मिला है, और अगर सबसे पवित्र नदी कोई मानी गई तो वो है आपकी सरस्वती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था आपका कृषि। द ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया, मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में या कालीबंगा में। तो जो बृहद स्नानागार था जो काफ़ी बड़ा था वो आपका पाया गया था मोहनजोदड़ो में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है और इसको जुड़वा राजधानी भी कहा जाता था। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा जाता था और मोहनजोदड़ो का अर्थ था मृतकों का टीला, और यहीं पर विशाल स्नानागार पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, रोपण, लोथल, कालीबंगा या वनावली। तो हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य मिले थे आपके कालीबंगा में। याद रखिएगा सा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। और जो कालीबंगा था वो राजस्थान में पाया जाता था, उस समय जो जगह थी कालीबंगा वो राजस्थान को कहते थे। फिर है सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान पर मिला है, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, चंदहुड़ो या बनावली। तो इसका सही आंसर है आपका कालीबंगा। जो ईंटों का अलंकरण था वो भी कालीबंगा में ही पाया गया था। कालीबंगा कहाँ है मैंने बताया, तो राजस्थान में। उस समय का जो राजस्थान ना उसमें कालीबंगा कहते थे। तो यहाँ पे यज्ञ के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, अलंकरण ईंटें मिली थी और हल से जोते गए खेत के जो साक्ष्य थे वो भी यहीं से मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, 1935 में, 1942 ईस्वी, 1901 या 1921 ईस्वी। तो मैंने आपको पहले ही बताया था ये कि जो हड़प्पा सभ्यता थी इसकी खोज हुई थी आपकी 1921 में। किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। ठीक है, तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई है 1921 में। फिर क्वेश्चन है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी, उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या जाति आधारित। तो याद रखिएगा उस समय की जो सामाजिक पद्धति थी वो थी आपकी उचित समतावादी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि उस समय किसी टाइप का कुछ भी जाति बिरादरी वगैरह ये सब कुछ सिस्टम नहीं चलता था, ना कास्ट सिस्टम चलता था, कर्म के आधार पर सब चीज़ें चलती थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाने वाली रेखा है, भूमध्य रेखा, देशांतर रेखा, कर्क रेखा या सभी। तो याद रखिए उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक की पूछी गई है और ये खींची जाती हैं आपकी देशांतर रेखाएं। ठीक है, जो पूरब से पश्चिम खींची जाती हैं वो होती हैं अक्षांश रेखाएं, और जो उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती हैं वो होती हैं आपकी देशांतर रेखा। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती है, गुटनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिकता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता अभी भी भारतीय लोकतंत्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है,
तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं है, कि महाराष्ट्र है, बिहार है, पंजाब है या उत्तर प्रदेश है। तो आप सभी उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। द ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या कहलाती है? मैकमोहन रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा या रेड क्लिफ सीमा? तो मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में कि भारत और पाकिस्तान के मध्य की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसे हम कहते हैं रेड क्लिफ सीमा। याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान दोनों हिंदी बोलते हैं, लेकिन इनकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका नाम इंग्लिश में है, रेड क्लिफ सीमा। जबकि भारत और पाकिस्तान, चीनी बोलता है, जो भारत है वो हिंदी बोलता है, लेकिन इनकी जो सीमा है उसका नाम हिंदी में है। तो उसका नाम याद रखिएगा मैकमोहन रेखा, और इसका नाम याद रखिएगा रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, फिर है भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा है कर्क रेखा, मकर रेखा और वह दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो भारत के मध्य से होने वाली रेखा कौन सी है? आपकी है कर्क रेखा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और भारत को बिल्कुल बीच से काटती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में वर्णन है तत्कालिक सामाजिक स्थिति का, राजनीतिक स्थिति का, धार्मिक स्थिति का या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजनीतिक स्थिति का। ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। चाणक्य ने जब अर्थशास्त्र लिखी थी तो उस समय की राजनीतिक स्थिति का उसमें वर्णन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदि मानव अपनी रक्षा के लिए जिन औजारों का उपयोग करते हैं वे किसके बने हैं? लोहे के, तांबे के, पत्थर के या लकड़ी के? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा पत्थर के, क्योंकि जब आदि मानव का जो समय था उस समय ना लोहे की खोज हुई थी ना तांबे की खोज हुई थी। ठीक है, तो जो भी वो औजार बनाते थे वो पत्थर के ही बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत नहीं आता? इतिहास, नागरिक शास्त्र, रसायन शास्त्र या भूगोल? तो आपको पता होगा सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत क्या नहीं आता, क्योंकि आप इतिहास भी पढ़ रहे हैं डीएलएड में, नागरिक शास्त्र भी पढ़ रहे हैं और भूगोल भी पढ़ रहे हैं। जबकि रसायन शास्त्र इंग्लिश में इसे केमिस्ट्री कहते हैं और ये साइंस का पार्ट है। तो यही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। फिर है कि पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली रेखा है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, देशांतर या मकर रेखा? तो पृथ्वी को आधे आधे भागों में से कौन बांटती है? आप सभी को पता होगा, भूमध्य रेखा कहते हैं जो पृथ्वी के मध्य से गुजरती है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। इसे इक्वेटर लाइन भी कहते हैं, ठीक है, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस ग्रह को सौर परिवार से हटा दिया गया है? पहले आपको पता होगा कि सौर परिवार में 9 ग्रह थे, ठीक है, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते थे और सूर्य को मुखिया कहते थे इन ग्रहों का। लेकिन फिर इसमें से क्या हुआ, एक ग्रह हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि वो ग्रह की जो एक इन्होंने क्या करते हैं ना, हर चीज़ की एक परिभाषा बना रखते हैं कि ये चीज़ें अगर होंगी तो उन्हें ग्रह माना जाएगा, अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं नहीं होंगी तो उन्हें ग्रह नहीं माना जाएगा। तो उसमें से इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स थी वो अलग थी दूसरों से, इसलिए इसे ग्रह से हटा दिया है, ग्रह की पदवी इससे छीन ली गई थी। ऑप्शन है अरुण, वरुण, यम या मंगल। तो देखिए, मंगल अभी भी है, अरुण भी अभी भी है, वरुण भी अभी भी है, लेकिन जो यम है, इसे प्लूटो कहते थे हम, इसे हटा दिया गया है। तो यही ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तो कहते हैं, मतलब कौन सी स्थिति बनती है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है? तो आपको पता होगा कि सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है, तो जो पृथ्वी की छाया है वो चंद्रमा पे पड़ेगी। तो सूर्य ग्रहण पड़ेगा, चंद्र ग्रहण पड़ेगा, या दोनों पड़ेंगे या कोई नहीं? तो जब पृथ्वी की जो छाया है वो सूर्य पे क्या नाम चंद्रमा पे पड़ेगी तो क्या पड़ेगा? चंद्र ग्रहण पड़ेगा। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप खुद ही सोच के देखिए, एक साइड सूर्य है, बीच में पृथ्वी है, ठीक है, और उसके पीछे चंद्रमा है, तो जो पृथ्वी होगी उसकी छाया किस पे पड़ेगी? चंद्रमा पे पड़ेगी, तो पड़ेगा चंद्र ग्रहण। जबकि अगर अपोजिट होता, चंद्रमा बीच में होता, पृथ्वी पीछे होती, तो क्या होता? चंद्रमा की छाया पृथ्वी पे पड़ती, तब क्या होता? तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो कहते हैं सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और वह दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो सेम स्थिति है, मैंने आपको बताई, ये कहलाएगा आपका सूर्य ग्रहण। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो क्या होता है? चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, तो ये कहलाता है आपका सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब, सिंध, उत्तर प्रदेश या गुजरात? तो आपको पता होगा कि मोहनजोदड़ो आपका पाकिस्तान में स्थित है, जो प्रेजेंट में पाकिस्तान है वहाँ पे स्थित है। और पाकिस्तान का कौन सा राज्य है? तो गुजरात भारत का है, पंजाब भी भारत में है, उत्तर प्रदेश भी भारत में स्थित है। ठीक है, पंजाब का आधा आधा बट गया था, आधा चला गया था पाकिस्तान में और आधा इंडिया में है। जबकि सिंध है वो पूरा का पूरा आपका पाकिस्तान का ही भाग है। और मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है? तो ये सिंध में ही स्थित है, ठीक है, सिंध प्रांत में ही ये स्थित है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त समय है 2800 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व, 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व, 3500 ईस्वी पूर्व से
1800 ईस्वी पूर्व या कोई भी समय निश्चित नहीं हो सका है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो मान्यता प्राप्त समय है वो है आपका 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जबकि वैदिक काल का जो समय है वो है 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता का समय है आपका 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, नगर स्तर पर या जिला स्तर पर। तो चारों में सही आंसर होगा आपका ग्राम स्तर पर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन आया है तो अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, जौ, कपास या कांसे के औजार। तो सबसे पहले हड़प्पावासी जो थे उन्होंने किस वस्तु का उत्पादन किया था? तो वो किया था आपका कपास का उत्पादन। ठीक है, सा ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कपास का उत्पादन सबसे पहले हड़प्पा के लोगों ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, ए कनिंगम या दयाराम साहनी। तो मैंने कई बार आपको बताया कि दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहते हैं? मतलब कौन सी ऐसी सभ्यता थी जो नील नदी के आसपास विकसित हुई और इसे नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो ऑप्शन है इसके असीरिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता या इनमें से कोई नहीं। तो जो मिस्र की सभ्यता है उसे नील नदी का वरदान कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा। याद रखिए नील नदी के किनारे ही मिस्र की सभ्यता विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य के ग्रहों की संख्या कितनी है? तो मैंने आपको बताया था कि 9 ग्रह थे जिसमें से एक हटा दिया गया, तो कितने बचे? 8 ग्रह बचे। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। 8 ग्रह हैं सूर्य के, जिसमें पहला है आपका सबसे छोटा ग्रह बुध है, उसके बाद शुक्र आता है, उसके बाद पृथ्वी आती है, फिर मंगल आता है, फिर बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। 8 ग्रह हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वे रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समानांतर उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव के भागों में पूर्व से पश्चिम की ओर खींची मानी जाती हैं कहलाती हैं। मतलब जैसे जो रेखाएं हैं जो क्या नाम है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ खींची जाती हैं, वैसी कुछ रेखाएं ऐसी होती हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। तो उन रेखाओं का नाम पूछा है कि उन्हें क्या कहते हैं। तो जो उत्तरी से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची जाती हैं उन्हें कहते हैं हम देशांतर रेखाएं, और जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं उन्हें कहते हैं हम अक्षांश रेखाएं। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध और व दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए भारत की जो स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है पूरी तरह से, और अगर वैसे स्थिति पूछे तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देशांतर रेखा का दूसरा नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा व मध्याह्न रेखा। देशांतर रेखा को मध्याह्न रेखा के नाम से भी जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो मैंने कई बार बताया आपको कि 8 ग्रह हैं हमारे सौर मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुच्छल तारे बने होते हैं चट्टानों के आकाशीय पिंड से, बर्फ के आकाशीय पिंड से, धूल के आकाशीय पिंड से, या चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के आकाशीय पिंड से। तो पुच्छल तारे जो बने होते हैं वो बने होते हैं चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के आकाशीय पिंड से। ठीक है, द ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पुच्छल तारे के बारे में आपने सुना होगा, इनकी पूंछ निकली होती है, काफ़ी शाइनिंग मारती है। ठीक है, और ये इनकी जो पूंछ की जो दिशा होती है वो सूर्य की विपरीत दिशा होती है। तो इतना इनके बारे में जान लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में लगने वाला समय है, जो चांद को जो समय लगता है उस समय को पूछा गया है कि एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चांद को कितना समय लगता है? 31 दिन, 30 दिन, 28 दिन 8 घंटे, या 28 दिन 23 घंटे। तो इसका सही आंसर है आपका 31 दिन। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। 31 दिन लगते हैं चांद को अपनी कलाएं पूरी करने में। तो 100 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए हैं। ये वीडियो यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि हमारा भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े, और जितने भी आपके ग्रुप वगैरह हों व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, उन पे ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।